aggregate demand and related concepts. एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मैक्रो में से आपके पास दो यूनिट आ रही है, एक नेशनल इनकम और एक ये वाला यूनिट एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें एडी, एएस, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस यूनिट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड को बड़े ध्यान से आपको समझना है, एक एक टॉपिक लिखते चलना, एक एक टॉपिक करते चलना और बहुत क्लैरिटी के साथ रिवीजन करना अपना। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एग्रीगेट डिमांड में हम क्या करेंगे, हम अपने देश के हर सेक्टर की डिमांड का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना हो तो एग्रीगेट डिमांड मींस एग्रीगेट यानी कि सम ऑफ किसका सम करोगे, डिमांड का। कितने सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, 4। सबसे पहले हाउस होल्ड, हम लोग, फर्म्स, जो देखो हम लोग कौन है, जो हम कंज्यूम करते हैं, फर्म्स कौन है, जो प्रोड्यूस करते हैं, तीसरा गवर्नमेंट, ठीक है, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड में चारों ही सेक्टर की डिमांड को जोड़ दो, उसको क्या बोल देते हैं हम, एग्रीगेट। लिखो जी फटाफट से, एडी रेफर्स टू, जल्दी से मेन डेफिनेशंस लिखवा दूंगा मैं आपको सारी। एडी रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एडी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, total value of final goods and services which all the sectors of the economy are planning to buy all the sectors of the economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में सभी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाह रहे हैं, प्लानिंग टू बाय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास बेटा 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद आप ये चार्ट बनाएंगे 1 2 3 4, एग्जाम में भी आप चार्ट बना के आओगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के देयर आर 4 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, दूसरा कंपोनेंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, तीसरा जी और चौथा एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या मैं इसको नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकता हूं? क्या हम इसको नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकते हैं? ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड आई स्टैंड्स फॉर, क्या है जी आई? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में यही 4 कंपोनेंट्स लिए थे, जीडीएनपी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको आप आई बोलते थे, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स और उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे भाई, जितना खर्चा हो रहा है उतना ही तो डिमांड आ रही है। जब लोग पैसा लेके खर्चने के लिए जा रहे हैं उतना ही तो डिमांड हो रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि एडी अगर आपको कैलकुलेट करना है, यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो चारों सेक्टर से होने वाली डिमांड को जोड़ दो। पहले वाले सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को क्या बोलते हैं? प्राइवेट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट आ गया, टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, चाहे वो फर्म्स कर रहे हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सरकार का फाइनल खर्चा। सरकार अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सारे लेबर को सैलरी वैलरी दे रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। और लास्ट कौन सा आता है? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस 4 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को बेटा याद रखना है कि क्योंकि हम एक 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम एक ओपन इकोनॉमी ना पढ़ के बस 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो अब आगे से आप पूरे चैप्टर में एडी क्या बोलोगे? बस C+I। अगर एग्जाम में आ जाए कि कितने कंपोनेंट्स हैं एडी के, तब क्या बोल के आओगे? C+I+G+X-M। लेकिन अब जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि एडी क्या है, एएस क्या है, तो बस याद रखना कि 2 ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? C+I। एडी इज इक्वल टू C+I, यानी कि सिर्फ हाउस होल्ड्स का और फर्म्स का। सर्कुलर फ्लो में भी हमने 2 ही सेक्टर लिए थे, हाउस होल्ड और फर्म्स। यहाँ पे भी हम वही 2 सेक्टर लेंगे, हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है। अच्छा, एडी की डेफिनेशन तो हो गई। अब एडी को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ टेबुलर फॉर्म में चीज़ें समझनी है, यानी एक टेबल समझना है। टेबल हम कोशिश करेंगे कि तीनों चैप्टर में एक ही लेके चलें, तो जो मैं टेबल बना रहा हूँ वही टेबल आप पूरे तीनों चैप्टर में, इसमें भी, अगले में भी, उसके अगले में भी, तीनों में सेम टेबल लेके चलना। कौन सा टेबल है जी? सबसे पहले इनकम ले लेते हैं। 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। इसके बाद कंजम्पशन ले लेना। कंजम्पशन पहले 40, फिर 80 का डिफरेंस ले लेना। पहले 40 फिर 80 का डिफरेंस। 40 के बाद 80 का डिफरेंस लूँ तो 120, 200, 280, 360, ये हमारे पास कंजम्पशन आ जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर मुझे लेनी हो तो इन्वेस्टमेंट को बेटा हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इन्वेस्टमेंट को कैसा लेके चलते हैं? कांस्टेंट, यानी वो बार बार चेंज नहीं होगी। बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही है हर लेवल ऑफ इनकम पे, ताकि चैप्टर सिंप्लीफाइड रहे, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट बदलेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी बदलती है, बट चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए आपके लिए क्या रखी गई है? कांस्टेंट रखी गई है, ठीक है। तो ये हो गया इनकम। इनकम को क्या मैं वाई से भी डिनोट कर सकता हूँ। कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। इन्वेस्टमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है जी। यहाँ तक सारी चीज़ें लिख ली आप लोगों ने, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ले लो, कांस्टेंट कितना? क्या आप एडी निकाल सकते हो? एडी कैसे निकलता है? C+I। ऐड करते चलो, 40 + 20, 140, 220, 300, 380, 460, 540। ये आ गया बेटा। बड़े ध्यान से टेबल पे नज़र रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, पूरे चैप्टर में चलेगी। इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड निकाल लिया आपने चारों चीज़ें, ठीक है। अब हम इसका कर्व बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या बना रहे हैं? कर्व बना रहे हैं। बड़े ध्यान से इधर नजर रखना बेटा जी। अगर मेरी इनकम 0 है, अगर मेरी इनकम 0 है, क्या इन्वेस्टमेंट तब भी 20 थी? 100 पे भी 20, मैंने कांस्टेंट रखी हुई है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले मेरी इनकम ज़्यादा होगी कम होगी, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वही कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। अब मुझे जाना है 520 तक, तो हम यहाँ पे कितना डिफरेंस लें? 80 का ले लें या 60 का ले लें? 60 ले लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 360 के बाद 420, 480, बस 540 तक जाना था हमें, ठीक है। अब ध्यान से टेबल देखना। सबसे पहले आप
इन्वेस्टमेंट ही ले लो, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे 20 है, मेरी इनकम 0 तो भी 20, 100 तो भी 20, इन्वेस्टमेंट 20 है, फिक्स्ड है। ध्यान से देखना, 0 पे लगभग यहाँ पे 20, 100 पे भी 20, 200 पे भी 20, 300 पे भी, 400 पे भी, 500 पे भी, और यानी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, तो हम बोलेंगे कि द नेचर इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब इट विल रिमेन कांस्टेंट और वो हर लेवल पे सेम रहता है, रिजल्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का कर्व बना बेटा। इन्वेस्टमेंट के बाद हम कंजम्पशन का कर्व बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद किसका कर्व बनाएंगे? कंजम्पशन का। कंजम्पशन 0 लेवल पे 40 है, सपोज यहां ले लो 0 लेवल पे कितना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी मेरी कमाई बिल्कुल शून्य है, 0, मैं कुछ नहीं कमा रहा, तो क्या मैं खाना बंद कर दूंगा? या कंजम्पशन तब भी होगा? आपकी इनकम 0 है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेंगे। कोविड में लगभग सबकी कमाई 0 थी, लेकिन कंजम्पशन तो हो रहा था ना। कहां से हो रहा था? पिछली वाली सेविंग्स में से हो रहा था। जो भी आपने पैसा जोड़ा है आप वहां से कर रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं? सी बार। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट चैप्टर में बहुत काम आएंगे। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी जो आपका कंजम्पशन होता है उसको क्या बोलते हो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये होगा ही होगा, आपकी इनकम 0 है तब भी ये खर्चा होगा। 0 पे 40 डिनोट कैसे करते हो? सी बार से। बोलते क्या हो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 0 पे 40, उसके बाद 100 पे कितना आ गया जी? 100 पे 120, 200 पे 200 पे 200, उसके बाद 300 पे 280, फिर 400 पे 400 पे कितना? 360, 500 पे, ऐसे ही बस 600 पे, जो भी है। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सा कर्व बन गया? कंजम्पशन का कर्व बन गया। ठीक है, ये कौन सा कर्व बन जाता है? कंजम्पशन का कर्व। अब मैं आपसे पूछूं कि कंजम्पशन का कर्व कैसे है जी? कंजम्पशन का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। कंजम्पशन कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। ये एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व है। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? व्हाई दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग? कोई भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्लास 11 में सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता था। क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी दो चीजें एक डायरेक्शन में जा रही है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रही है तो इनकम के साथ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। जब भी आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा, कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ये 0 से 100 हुआ तो ये भी 40 से 120 हो गया, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो ऊपर की तरफ जा रहा है। दो चीजें हैं इसके पीछे, याद रखना। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसके बीच का जो चेंज है वो सेम है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो भी कांस्टेंट है। दैट इज व्हाई वो स्ट्रेट लाइन है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन की अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। और दूसरा वो बोलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंजम्पशन इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल। ठीक है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो भी कांस्टेंट है हर लेवल पे। दैट इज व्हाई वो स्ट्रेट लाइन है। सही है। अब मैं आपको बोलूँ कि एडी प्लॉट करो, क्या एडी सी प्लस आई है? एडी कितना है? सी प्लस आई। दोनों को जोड़ दो तो 40 प्लस 20 कहां से शुरू होगा? 60 से शुरू होगा। अगर मैं यहाँ पे एडी का कर्व बनाऊंगा ना बेटा, तो बिल्कुल इसके साथ पैरेलल ये एडी बन जाएगा। बिल्कुल इसके साथ पैरेलल कर्व बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा कर्व? एडी का कर्व। ठीक है, एडी का कर्व ऊपर क्यों आया? व्हाई एडी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग? सेम, अभी तो बताया, कोई भी कर्व ऊपर जाएगा पॉजिटिव रिलेशन की वजह से। देखो, इनकम बढ़ रहा है तो एडी भी बढ़ रहा है। और स्ट्रेट लाइन क्यों आया? क्योंकि उसमें भी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। दैट इज व्हाई वो स्ट्रेट लाइन आया। तीसरा सवाल यहां से क्या बनता है बेटा? तीसरा सवाल बनता है कि एडी और सी दोनों पैरेलल होंगे क्या हमेशा? क्या एडी और सी हमेशा पैरेलल होंगे? जी हाँ, वो हमेशा पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि एडी और सी के बीच में बस आई है। एडी और सी के बीच में क्या है?
आई और आई हमने कांस्टेंट लिया है 20 20 20, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा 20 तो रहेगा। देखो 40 और 20 तो 60 हुआ हमेशा। देखो आप खुद चेक करो, AD और C के बीच का डिफरेंस 40 और 60 के बीच का डिफरेंस 20, 120 और 140 के बीच का डिफरेंस 20, हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 20। AD और C के बीच में हमेशा I है और वो कांस्टेंट है, दैट इज वाई डिस्टेंस पैरेलल रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे के सारे। क्या आप लोगों को AD, C और I ये तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं? बड़ा सिंपल सा चीज़ें हैं। इसके बाद लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AD कर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AD कर्व, AD कर्व के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो यहाँ से अगर 3 नंबर का सवाल बन के आ गया ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि बताओ ये सही है या गलत है, गिव रीजंस। याद रखना इकोनॉमिक्स में अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है तो बिना रीजन के एक भी नंबर नहीं मिलता। कहीं वहाँ लिखा हो हाँ ट्रू फॉल्स, तुक्का लगाया हो, नंबर मिले, कुछ नहीं मिलेगा। बिना रीजन के आंसर विल बी 0। ठीक है, लिखो जी पॉइंट नंबर 1, AD इज इक्वल टू, आप लोग आंसर करोगे, AD इज इक्वल टू व्हाट? C प्लस आई। फर्स्ट पॉइंट, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि AD इज द सम टोटल ऑफ C मतलब कंजम्पशन और I मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। दूसरा पॉइंट नंबर 2, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन होगा। देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज 0। हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन होगा इवन व्हेन द इनकम इज 0। जब भी बेटा इवन आपकी इनकम 0 भी है, आप कुछ नहीं कमा रहे, तब भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा। उस खर्चे को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर C बार। ठीक है, ये याद रहे, ये वाला, ये है ना ये C बार, ये वाला एरिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बोलो बेटा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। C का स्लोप कैसा है? अपवर्ड। वेरी गुड, C का स्लोप कैसा है? अपवर्ड। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व के आगे डैश करके लिख देना अपवर्ड। क्यों अपवर्ड है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट I का स्लोप कैसा है? इसमें डैश करके लिख लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस। क्यों? रीजन, क्योंकि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। हर लेवल ऑफ इनकम के साथ, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, हर लेवल ऑफ इनकम के साथ ये कांस्टेंट रहता है। था स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, और वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, रीजन बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ AD कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ AD कर्व। क्या AD कर्व स्टार्ट होगा कभी भी 0 से? एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 से स्टार्ट होगा? नहीं, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद डैश करके लिख सकते हो आप, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। रीजन, यस, कुछ ना कुछ कंजम्पशन भी होगी और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगी, दोनों चीजें। इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ AD कर्व। AD का स्लोप कैसा बेटा? वो भी अपवर्ड स्लोपिंग, सेम टू सेम C जैसा, अपवर्ड स्लोपिंग। रीजन, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है ना, वो भी बिल्कुल सेम पॉजिटिव रिलेशनशिप, बिल्कुल सेम टू सेम। सही हो गया, परफेक्ट हो गया। स्लोप ऑफ AD कर्व
तो दिस वाज ऑल अबाउट एडी। हमने एडी के बारे में बेटा सब कुछ पढ़ लिया। एक बार आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड वाज बेसिकली कि टोटल डिमांड इकोनॉमी में कितनी हो रही है, ठीक है। एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, 4। सबसे पहले हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं, फर्म्स जो प्रोड्यूस करती हैं, सरकार गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। इन चारों सेक्टर्स की डिमांड का अगर आप टोटल कर दो तो उसी को आप एग्रीगेट डिमांड बोलते हो, ठीक है। हाउस होल्ड्स की डिमांड को हम सी से डिनोट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट की डिमांड को हम जी से डिनोट करते हैं, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम एक्सपोर्ट्स माइनस, यानी कि हम नेट हमारी इकोनॉमी में कितनी डिमांड चल रही है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम वो देख लेते हैं, ठीक है। एडी के 4 कंपोनेंट्स आए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट जब हम अब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में 2 कंपोनेंट्स मेन हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ए डी सी प्लस आई, ठीक है जी। उसके बाद आपने कर्व बनाया था, कर्व में आपने देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग इस प्रकार से चलता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन बेटा, अगर मेरी इनकम जीरो है क्या कंजम्पशन जीरो होगा, नहीं होगा। होगा क्या अगर मेरी इनकम जीरो है कंजम्पशन, नहीं। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप खाना तो खाओगे, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे। ऐसे कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन कर्व जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी यहाँ कहीं ऊपर से चलता है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, ठीक है। ये जो जीरो लेवल पे भी आपको कंजम्पशन दिखाई दे रहा है, इसी को हम सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। सही हो गया बेटा जी, यहाँ तक ये हमने पढ़ा था। अब मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर ऐड कर दूं, C प्लस आई, तो क्या बन जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर AD इज इक्वल टू C प्लस आई। उसके बाद हमने इनके स्लोप के बारे में पढ़ा था। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड, ये भी पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड स्ट्रेट लाइन्स हैं ये, ठीक है। एक टेबल बनाई थी जिसमें आपने इनकम 0, 100, 200, 300 ली थी, कंजम्पशन 40, फिर 80 का डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट 20 लिया था, AD C प्लस आई। यही टेबल आपका पूरा चैप्टर में चलेगा। सही है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ओके। ये आ गया था आपका एग्रीगेट डिमांड। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। डिमांड क्या होता था, इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबकी डिमांड को जोड़ दो, एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई क्या होता है, इकोनॉमी में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबकी सप्लाई को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। अगर मुझे एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करना हो बेटा, तो हम लोग बोलते हैं टोटल आउटपुट कितना है बाजार में। एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल आउटपुट कितना है ना। इट रेफर्स टू व्हाट, टोटल आउटपुट इन एन इकोनॉमी, जो कि सेल के लिए बाजारों में आया हुआ है, यही तो एग्रीगेट सप्लाई हुए, है ना। अब जो आउटपुट है बेटा, वो आउटपुट किसने बनाया, फर्म्स ने बनाया। फर्म्स को बनाने में किसने मदद करी, ये फर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्म्स हैं, इन फर्म्स ने आउटपुट जनरेट करा। ये आउटपुट जनरेट किसने करवाया, क्योंकि हाउस होल्ड ने इन्हें अपनी क्या दी थी, फैक्टर सर्विसेज। तो जितना भी ये आउटपुट बना, इसकी वैल्यू ये इन्हें पे बैक करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। इसका वैल्यू ये क्या करते हैं, इन्हें पे बैक करते हैं, किस फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में, राइट। तो फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में बेटा इनके पास पैसा पहुंच गया। तो जितना पैसा पहुंचा उस वैल्यू का ही तो ये आउटपुट हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी सप्लाई है वो इनकी इनकम के बराबर हो गई या नहीं हो गई, है ना। अब अगर सबकी इनकम जोड़ दूँ तो बेसिकली नेशनल इनकम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेशनल इनकम। अगर आपसे कोई भी पूछे कि AS और इनकम बराबर होता है क्या, हम बोलेंगे हाँ, ठीक है। AS और नेशनल इनकम बिल्कुल बराबर है जी। AS इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैंने पैसा कमाया, मेरे पास इनकम आई, तो मैं उस इनकम को क्या करूँगा, इट इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। या तो आप कंज्यूम कर लोगे, खर्च कर लोगे, या आप फ्यूचर के लिए सेव कर लेंगे। यही तो करते हो आप इनकम का। पैसा किसी के पास भी आए, इट इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। सीधी सीधी सी हिसाब किताब है। अब मुझे एक बात बताओ, हम कल वाले टेबल पे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटा।
इनकम ली 0, 100, 200, 300, 400 और 500, यहीं तक ले लेता हूँ। कंजम्पशन पहले 40 और उसके बाद 80 का डिफरेंस, तो 40 के बाद 80 जोड़ू तो 120, 200, 280, 360, 440, इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब सोचो बेटा, बड़े ध्यान से मेरी बात का जवाब देना। ये मेरी इनकम है, ये कंजम्पशन है, ठीक है। आपको सेविंग बतानी है। ध्यान दो, मेरे पास 500 रुपये की इनकम है, जिसमें से मैंने 440 का खर्चा कर दिया। सेव कितना करा? 60 सेव करा। मेरे पास 400 की इनकम है, 360, 40 रुपये सेव करे। 300 की इनकम है, 20, 0। जब इनकम 0 थी तब भी खर्चा करा था ना, उसको मैं डिस सेविंग बोलता हूँ, यानी नेगेटिव में जा रही है सेविंग, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा इनकम है, इट इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, ठीक है या नहीं है। और जो इनकम है वो किसके बराबर है? एएस के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एग्रीगेट सप्लाईज नेशनल इनकम इज सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई भी तो इनकम के बराबर है, और इनकम को या आप कंज्यूम करते हो या आप सेव करते हो, दोनों को जोड़ दो तो एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई के हमारे पास सी और एस ये हैं, दोनों को जोड़ दें, जोड़े, ऐड करो जरा। 40 माइनस 40 इज 0, 120 माइनस 20, 200 प्लस 0, 280 प्लस 20, 360 प्लस 40, 440 प्लस 60, 500। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो क्या एएस और इनकम बराबर आए या नहीं आए। यही तो कह रहा था कि एएस किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो इनकम हमेशा किसके बराबर आएगी? एएस के बराबर आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मुझे इसे प्लॉट करना हो, अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो तो कैसे बनेगा? ये हमने प्लॉट करना है, इधर एएस ले लो, इधर इनकम ले लो। 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। इधर भी यही लेना है, 100, 200, 300, 400, 500। बताओ, 0 पे तो 0 है, 0 इनकम पे, एएस इज 0। जब इनकम 100 है तो एएस भी 100 है, लो जी। जब इनकम 200 है तो एएस भी 300 पे, 400 पे, 500 पे। क्या ये इस तरीके का कर्व बन जाएगा? क्या एएस इस प्रकार का कर्व बन गया या नहीं बन गया? ठीक है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि एएस का कर्व कैसा होता है, तो यह 0 से शुरू करना और सीधा ऊपर ले जाना और बोलना कितना डिग्री का कर्व होगा? 45 डिग्री का कर्व होगा। कितना डिग्री का कर्व होगा? 45 डिग्री का कर्व होगा। ये 45 डिग्री का एंगल ही क्यों होगा? ये सर्कल है, मतलब थोड़ा सर्कल जैसा है, ये पूरा का पूरा 360 होता है, ठीक है, जिसमें 90 ये, 90 ये, 90 ये, 90 ये। अब अगर मैं इन तीनों को हटा दूं तो क्या हम कर्व बस इसमें बनाते हैं 90 डिग्री में? हम कर्व कितने डिग्री में बनाते हैं? 90 डिग्री में। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल एरिया 90 डिग्री है, ठीक है। इधर इनकम लिया, इधर एएस लिया, जितना वैल्यू इधर है उतना ही इधर है, ठीक है या नहीं है? अगर इधर 100 है तो इधर भी, इधर 200 है तो इधर भी, इधर 300 तो इधर भी, दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो अगर 90 को बराबर बराबर डिवाइड करना हो तो क्या 45 नहीं कटेगा? दैट इज वाई ये लाइन हमेशा कितनी डिग्री की होगी? 45 डिग्री की। बात समझ गए? क्योंकि इनकम और एएस हर लेवल पे क्या होता है? बराबर होता है। तो हमें हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस चाहिए ना। तो अगर 45 इधर है तो 45 इधर है, तो ये कर्व हमेशा कितना डिग्री का रहेगा? 45 डिग्री का रहेगा। ये चीज़ याद रहेगी। तो एएस के बारे में बस इतना सा ही एक छोटी सी चीज़ें होती हैं कि एएस किसके बराबर होगा? सबसे पहले नेशनल इनकम के। जैसे एडी के दो कंपोनेंट कौन कौन से थे? सी प्लस आई। वैसे ही एएस के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सी प्लस एस। और उसके बाद टेबल देखो वही चली, बस इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा, क्या निकल गया? सेविंग्स। और उसके बाद एएस निकाला और ये कर्व बना दिया जी, ठीक है। ये आपके बेसिक नोट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए फ्रॉम एएस, ठीक है। सबसे पहले ये टेबल बना लो, ये कर्व बना लो, उसके नीचे ये लिखना एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, ये लिखना। और इसके बाद मैं इसके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एएस।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एएस, एएस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट, एएस इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। एएस इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। एएस किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है। पॉइंट नंबर टू, एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, वेयर सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड एस इज इक्वल टू सेविंग्स। वेयर सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड एस इज इक्वल टू सेविंग्स। यानी जो इनकम है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, या कंजम्पशन या सेविंग्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एएस कर्व और y इज इक्वल टू सी प्लस एस लाइन, एएस कर्व और y इज इक्वल टू सी प्लस एस लाइन इज अ 45 डिग्री लाइन, इज अ 45 डिग्री लाइन। वो हमेशा बेटा कौन सी लाइन होगी? 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री क्यों होगी? क्योंकि हमें हर पॉइंट पे दोनों तरफ इक्वल एरिया चाहिए, ठीक है, इक्वल पॉइंट्स चाहिए, ठीक है बेटा जी। ये आपको क्लियर हो जाता है, सही हो गया। ये हमारे पास, अब आपने एडी के बारे में भी पढ़ लिया, अब आपने एएस के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम टॉपिक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन इस पे से। टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये, मज़ेदार, समझने वाला टॉपिक, रटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। कंजम्पशन फंक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है जी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बेटा एबिलिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब एबिलिटी, मतलब हम इस फंक्शन में ये जानना चाह रहे हैं कि एक इंसान की इनकम कितनी है, ठीक है, और उसका क्या रिलेशन है किसके साथ? कंजम्पशन के साथ। यानी अगर किसी इंसान की 100 रुपये की इनकम है और वो 70 रुपये खर्च कर ले, तो आप बता सकते हो कितना परसेंट खर्च करा? ये देखो नालायक, 70%, मतलब 100 रुपये इनकम है, 70 खर्च कर लिया, कह रहा 30% खर्च करा। सेविंग तो पूछा ही नहीं मैंने। 70% खर्चा हुआ या नहीं हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन में आप लोग बेसिकली रिलेशनशिप देख रहे हो किसके बीच में? कंजम्पशन और इनकम के बीच में। इकोनॉमिक्स में कहीं भी आप ये फंक्शन शब्द पढ़ो, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप। फंक्शन का क्या मतलब हो गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनकम और कंजम्पशन में क्या रिश्ता है? ये चिंटी कितना खुश हुई, ठीक है क्या? सही, अच्छा चलो आ जाओ वापस से। अभी कल समझाई तुम्हें एक बात ना लाएगो। इनकम का क्या रिलेशन है किसके साथ? कंजम्पशन के साथ, ठीक है जी। इसके बाद बेटा इसमें हम लोग लिखेंगे बेसिकली, पहले लिख लो एक चीज, कंजम्पशन फंक्शन इज, जल्दी से लिखना फटाफट, कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप between consumption and income, between consumption and income। कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि मैंने डेफिनेशन में पहले कंजम्पशन बोल दिया, तो फिर इसमें भी आप पहले क्या कर लोगे? कंजम्पशन कर लोगे। आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि कंजम्पशन का क्या रिलेशन है किसके साथ? इनकम के साथ। अगर पहले इनकम लिख दोगे तो इनकम इधर कर देना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंजम्पशन का क्या रिलेशन हुआ किसके साथ? इनकम के साथ, ठीक है। यहाँ पे F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, C का मतलब कंजम्पशन और Y का मतलब इनकम। सही हो गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग अब वापस से अपना वही वाला कर्व बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखना। इनकम 0, 100, उसके बाद 200, 300, 400, 500 और
कंजम्पशन कितना कितना लेते हैं हम? 40, 120, लो जी, एक तरफ हमने इनकम ले लिया और एक तरफ हमने कंजम्पशन ले लिया। सही है बेटा। अब अगर आपको इन्हें प्लॉट करना हो, तो आपको पता है कि इनकम तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ 45 डिग्री, फ्री हैंड बना सकते हो आप डायरेक्टली। इनकम का कर्व कैसा बन जाएगा? 45 डिग्री। बस याद रखना है ये, ठीक है। कंजम्पशन का कर्व बताओ बेटा, क्या 0 से शुरू होगा या ऊपर से शुरू होता है? थोड़ा ऊपर से शुरू होता है। कंजम्पशन कर्व हमेशा कहाँ से शुरू होता है? ये कंजम्पशन बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया? कंजम्पशन। ये कंजम्पशन का कर्व है, ये इनकम का कर्व है। सही है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट, क्या यहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन होगा? मतलब जितना कमाया उतना ही खर्च दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन से पॉइंट पे होगा, ये रहा, जितना कमाया उतना ही खर्चा कर दिया। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसी पॉइंट को बोले जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन बेटा कई जगह यूज होता है। मतलब जब हम बिजनेसेस देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो इंसान अपने ब्रेक इवन पे है। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया कि जितना इनकम उतना कंजम्पशन। वहाँ पे क्या होता है? जितना कमाया उतना खर्चा। वही तो बात है, ब्रेक इवन हो गया या नहीं हो गया, वही। वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलता है, यहाँ पे एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, 200 कमाया 200 ही खर्चा कर दिया, क्या सेविंग भी 0 होता होगा? है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो होता है कि इनकम बराबर कंजम्पशन हो, और दूसरा क्या होता है? सेविंग कैसी हो? 0 हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे योर इनकम इज इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन एंड विच रिजल्ट्स इन 0 सेविंग्स। सेविंग्स कैसी हो जाती है आपकी? 0 हो जाती है। याद रहेगा बेटा ये पॉइंट, ठीक है। अब एक अगली पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इस एरिया को क्या बोलेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इनकम तो आपकी यहाँ से चल रही है अभी और कंजम्पशन ऊपर है, यानी कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ना। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से? कंजम्पशन ज़्यादा है तभी तो ये कर्व ऊपर है। खर्चा कहाँ से हो रहा है भाई? पुरानी सेविंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। फिर ब्रेक इवन आ गया। ब्रेक इवन के बाद यहाँ पे आपका कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है। देखो इनकम ज़्यादा है या नहीं है, यानी कि अब इसके बाद इनकम ज़्यादा हो गया, कंजम्पशन कम हो गया। तो फिर इस वाले एरिया को क्या बोलोगे? इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? सेविंग्स। इस वाले एरिया को क्या बोलना है? सेविंग। यहाँ पे आप पैसा बचा पा रहे हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कौन सा पॉइंट आएगा? डिस सेविंग्स वाला। उसके बाद कौन सा आएगा? सेविंग्स वाला। याद रखना ये पॉइंट्स, ठीक हो गया बेटा। अब इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये बना लिया आपने साथ साथ, ठीक है। अब लिखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अभी तक हमने एडी पढ़ा है, एएस पढ़ा है और अब ये वाला पॉइंट पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले कंजम्पशन कर्व starts from a point which is above origin, मतलब जो कंजम्पशन शुरू होगा ना बेटा वो कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ओरिजिन के ऊपर से शुरू होगा, है ना। रीजन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है ना। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट विच इज अबव ओरिजिन। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये बेटा हमेशा किस वजह से? ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। देखो कंजम्पशन कर्व मेरा यहाँ ऊपर से शुरू हुआ बिकॉज ऑफ सी बार ना, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 2,
स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, ये तो आपको पता है, कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये वाला कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब इनकम लेस देन कंजम्पशन हो, बताओ इनकम लेस देन कंजम्पशन कब थी, ब्रेक इवन से पहले या ब्रेक इवन के बाद? पहले, ब्रेक इवन से पहले इनकम कम थी, कंजम्पशन ज़्यादा था, तो ब्रैकेट में लिखना व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, ब्रैकेट में लिखो दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो गैप आया, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ये जो गैप आया, इस गैप को क्या बोलते हैं, देखो दिस गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, दिस गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग्स, इस गैप को क्या बोलेंगे बेटा, डिस सेविंग्स बोलेंगे, दिस गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग्स। परफेक्ट हो गया बेटा जी। इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, पहले हमने इनके बारे में लिख दिया, क्या फिर ये आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हाँ ब्रेक इवन तो बाद में बोलूँगा ना, जैसे उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, व्हेन, जब यहाँ पे हमने क्या बोला था, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, यहाँ पे क्या बोलूँगा, लिखो पॉइंट नंबर 4 आएगा आई थिंक, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, अगर आपका इक्वल हो जाए इनकम और कंजम्पशन, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। जल्दी से बताओ, एट दिस पॉइंट सेविंग इज 0, एट दिस पॉइंट सेविंग्स इज 0, इस समय पे, इस पॉइंट पे सेविंग कैसी होती है, 0 होती है। इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बेटा यहाँ पे बताओ, व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इसमें लिखेंगे व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, जब इनकम ज्यादा हो कंजम्पशन से, दैट इज ब्रैकेट में लिखेंगे आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, दिस गैप इज कवर्ड बाय सेविंग्स, इस गैप को कवर करा जाता है सेविंग्स के थ्रू, दिस गैप इज कवर्ड बाय सेविंग्स। ये क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद लिखते चलो बेटा साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस पूरे यूनिट में, ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, बाकी दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, बस ये कर लो अच्छे से, बाकी सब हो जाएगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 प्रकार की होती है, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी, ठीक है जी। एक को बोलते हैं एपीसी, एक को बोलते हैं एमपीसी। एपीसी स्टैंड्स फॉर एवरेज, ये तो लिखा ही हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ए शब्द में कहीं भी यूज करूं तो एवरेज, एम शब्द में कहीं भी यूज करूं तो मार्जिनल। क्लास 11 से पढ़ रहे हो आप, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्शन, सारे कॉन्सेप्ट वही है, वही मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, सब वही कॉन्सेप्ट्स हैं। एपीसी क्या होता है, एपीसी इज सी अपॉन वाई और एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी सी अपॉन वाई, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, एक है सी अपॉन वाई, एक है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। देखो हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास एक चिंटू है, फुल खुश है क्योंकि ये कमा रहा है 1000 रुपये, इसकी इनकम कितनी है, इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, कहीं वो जो है वाई क्या है, वाई इनकम है,
इनकम कितनी है इसकी 1000 रुपये, और इसका जो खर्चा है, जो कंजम्पशन है वो है मात्र 200 रुपये। कंजम्पशन कितना है? मात्र। अब मैं आपसे पूछूं कि इसने कितना परसेंट खर्चा करा, बोले 80%। कितना खर्चा करा? 20%। तो आपने 20% कैसे निकाला? .20 बोल दूं, अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज बन जाएगी, उसको क्या बोल देंगे? 20%। लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं लिखना, हमें एपीसी बताना है। तो एपीसी इज बेसिकली कुछ भी नहीं है कि इनकम में से कितना खर्चा कर रहे हो, ये एपीसी होता है। ठीक है, एपीसी क्या बताता है कि आप अपनी इनकम में से कितना पैसा खर्चा कर रहे हो। एपीसी इज C/Y। अगर मेरी इनकम 1000 रुपये है, 200 खर्च लिए तो कितना परसेंट? 20%। अब बताओ, मेरी इनकम 1000 रुपये है और मैं 550 रुपये खर्च करता हूँ, एपीसी कितना? 55%। ठीक है, मेरी इनकम 1000 रुपये है, मैं 999 खर्च कर लेता हूँ, 99% या 0.99। ठीक है या नहीं है? तो एपीसी और कुछ भी नहीं है, आपने इनकम में से जितना भी खर्चा करा उसको एपीसी बोलते हैं। ठीक है, फिर एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है अगर इनकम चेंज हो तो कंजम्पशन भी तो चेंज होगा, या शायद ना भी हो, ज़रूरी नहीं है ना। इनकम चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सही है, लेकिन कुछ तो बदलेगा, चाहे इनकम ही बदल जाए। ठीक है, अब हमने बोला कि इसकी इनकम जो है वो 1000 से बढ़ के 2000 हो गई। 1000 से बढ़ के कितनी हो गई? 2000। लेकिन जो इसका कंजम्पशन है वो 200 से बस 300 ही हुआ। इनकम बढ़ी, इसने थोड़ा खर्चे भी बढ़ा दिए अपने, बस कूलर की जगह एसी लगा लिया, इतना ही फ़र्क है बस, और ज़्यादा नहीं। रोटी भी उतनी खा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। बस ऐसे ही तो होता है, लाइफस्टाइल तो बढ़ता है, खाना तो वही चलता है ज़िंदगी भर, सही है। तो इनकम बढ़ी तो क्या बढ़ गया? कंजम्पशन बढ़ गया, और हो सकता है शायद ना भी बढ़े, लेकिन अभी मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर इनकम बेटा 1000 से 2000 हो गई तो कितना चेंज है इनकम में? चेंज बताना है, 1000 का चेंज है, तो मैं बोलूँगा डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। चेंज कितना है? 1000। कंजम्पशन 200 से 300, कितना चेंज? 100। कितना आ गया? 0.10 या फिर 10%। ये शो करता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ी है तो उस बढ़ी हुई इनकम का मैंने 10% खर्च लिया। बढ़ी हुई इनकम का कितना खर्चा कर दिया? 10%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी इनकम बढ़ी है, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं खर्चा बढ़ाऊंगा, या ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। इट मीन्स मेरा खर्चा पहले 200 था, अब भी 200 हो सकता है या नहीं हो सकता? अब भी 200 हो सकता है। तो उस केस में क्या मेरा बढ़ा हुआ कंजम्पशन 0 होगा? 0 होगा या नहीं होगा? तो 0 पॉइंट समथिंग इज 0, तो वो बताएगा, अगर एमपीसी 0 आ गया, वो ये बता रहा है कि इनकम बढ़ी तो खर्चा 0, उसमें से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा शौक वाला इंसान हो, शौकिया इंसान है ना, उसने कहा मेरा 1000 रुपये इनकम बढ़ी, मैं 1000 रुपये के 1000 खर्च दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। उसकी इनकम अगर 1000 से 2000 हुई, उसने खर्चा 200 से 1200 कर दिया, तो 1000 की इनकम बढ़ी, खर्चा भी 1000 से बढ़ गया, है ना। तो फिर उस सिनेरियो में एमपीसी आ जाता है 1। ठीक है, तो एमपीसी की जो कम से कम वैल्यू है वो होती है 0। या तो वो कुछ भी खर्चा नहीं करेगा तो एमपीसी कितना? 0, या फिर वो सारा खर्चा कर लेगा तो एमपीसी कितना? 1। जितना बड़ा है उससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं बढ़ा सकता। अगर मेरी इनकम 1000 से बढ़ी तो खर्चा कितने से बढ़ाऊंगा? 1000 से बढ़ा दूंगा। तो एमपीसी यूजुअली किसके बीच में रहता है? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और एपीसी की अगर हम बात करें बेटा, एपीसी तो सिंपल है, इसमें तो हम कोई चेंज देख ही नहीं रहे। एपीसी तो सिंपल है, कितनी इनकम में कितना कंजम्पशन। बात समझ में आ गई? पहले फॉर्मूलाज लिख लो, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। फॉर्मूलाज लिख लिया आपने? एपीसी C/Y, एमपीसी डेल्टा C/Δy। अब चाहे इसी के यहाँ पे एक बीच में लाइन कर लेना, एपीसी वाले इधर लिख लेना, एमपीसी वाले इधर लिख लेना, एक ही बात है। ठीक है ना, एपीसी वाले पॉइंट्स लिखो पहले तो। एमपीसी नहीं, क्योंकि एडिशनल इनकम नेगेटिव कैसे होगी? एडिशनल इनकम तो इनकम बढ़ ही रही है ना। हाँ, हो सकता है कम। देखो क्या होता है ना, एक बेसिक कंजम्पशन तो हम लेके चल ही रहे हैं एक जनरल सिचुएशन में, है ना। अब इनकम बढ़ी तो कम से कम इंसान जो पहले चल रहा था वो तो लेके चलेगा ही ना, अगर मैं जनरल सिचुएशन देखूं। अब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर,
बुरा समय तो किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन अगर हम जनरल सिचुएशन में देखें, अगर मैं 1000 पे 200 खर्च कर रहा हूँ तो 2000 पे 200 तो करूँगा ही ना। तो एक जनरल सिचुएशन वो है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एपीसी में लिखो बेटा पहले। अब एपीसी में जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूँगा वो आपको खुद से जस्टिफाई करने हैं, ठीक है। आप सारे पॉइंट खुद से जस्टिफाई करने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले APC कैन बी मोर देन 1। APC कैन बी मोर देन 1। APC मेरा एक से ज़्यादा हो सकता है, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। अगर मेरी इनकम 100 है तो मैं खर्चा 120 कर सकता हूँ? अगर मेरी इनकम 100 है, क्या मैं खर्चा 120 कर सकता हूँ? पहले वो हाथ उठाओ जो कह रहे हैं नहीं कर सकते। इनकम 100 है तो मैं खर्चा 120 नहीं कर सकता, हाथ उठाओ जल्दी से। उठा ले बेटा, जोर से उठा ले, कोई बात नहीं, जो लगने लगता है। अगर 100 है तो मैं खर्चा 120 नहीं कर सकता, हाथ उठाओ। उठा लो भाई, हाथ दिया ऊपर वाले ने 2। हाँ उठाओ उठाओ, अभी और उठेंगे 2 को देख के। उठा ले, जब लग रहा है तो उठा ले भाई। बस सिर्फ ये 1 2 3 बच्चों को लगता है ऐसा। अब वो उठाओ कि मेरी इनकम अगर 100 है तो मैं 100 खर्चूंगा या 100 से कम खर्चा करूंगा, या 100 या उससे कम वाले। अब वो उठाओ उठाओ उठाओ, अब वो उठा लो भाई जो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता भाई। अब वो उठा लो, हमें कुछ नहीं पता। देखो अभी फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूं, APC C/Y है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरी इनकम 100 है, इसको मोर देन 1 लाने के लिए अगर मैं इसको 100 ही रखता हूं तो मेरी इनकम APC कितना आता है? 1। मुझे 1 नहीं लाना, ये क्या बोल रहा है? इट कैन बी मोर देन, एक से ज़्यादा हो सकता है। अब बताओ, एक से ज़्यादा अगर करना है तो यहाँ ऊपर वैल्यू ज़्यादा चाहिए ना। यहाँ 110 करूँगा तो ये 1 पॉइंट, 120 करूँगा तो 1 पॉइंट। अब बताओ अगर इनकम 100 है तो 110 का खर्चा हो सकता है क्या? अब हाथ उठाओ जो कह रहे हैं कि हो सकता है, हाथ उठाओ जो कह रहे हैं हो सकता है। अब वो उठाओ जो कह रहे हैं नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। इनकम कितनी थी, खर्चा कितना था? इनकम कितनी थी, खर्चा कितना था? ये कैसे हो गया? हो सकता है। जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस यही तो बोलता था कि अगर आपकी इनकम 0 भी होगी तो भी आप खर्चा उससे ज़्यादा करोगे। अगर आपकी इनकम बंद भी हो गई, भाई ज़िंदगी तो जीनी है, पुरानी सेविंग्स यूज़ करूँगा। तो अगर मेरी इनकम 100 है तो उससे ज़्यादा मेरा कंजम्पशन हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस वाला कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या APC 1 से ज़्यादा हो सकता है? यस, फर्स्ट पॉइंट ट्रू हो गया। तो याद रखना APC कैन बी मोर देन 1। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखना बेटा। दूसरा पॉइंट होगा APC कैन बी 1। दूसरा पॉइंट APC कैन बी 1। अच्छा, पहले वाले पॉइंट में ना बेटा ब्रैकेट में लिख लेना, वहाँ पे मोर देन 1 के बाद ब्रैकेट में लिख लेना जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम हो, ठीक है। C ग्रेटर देन Y, मतलब मैंने बोला कि APC कैन बी ग्रेटर देन 1, यही तो बोला था। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा किससे? इनकम से, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि APC कैन बी 1। बताओ APC 1 कब होगा? अगर नीचे भी 100 ऊपर भी 100 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, है ना। तो APC 1 कब होता है? जब कंजम्पशन बराबर, क्या मैं इसे कुछ और भी बोल सकता हूँ? ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी गुड। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आए कि ब्रेक इवन पॉइंट पे APC कितना होता है तो क्या बोलोगे? 1। सोचना नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग्स इज इक्वल टू 0, तीनों ही पॉइंट पे APC किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब ये 2 नंबर में बोल दे आपको, 2 मार्क में बोल दे कि 3 कंडीशन बताओ जब APC 1 आए, तो 3 कंडीशन में क्या लिख के आओगे? C इज इक्वल टू Y होगा या ब्रेक इवन पॉइंट होगा या S इज इक्वल टू 0 होगा, एक ही बात है तीनों में। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, APC कैन बी लेस देन 1। APC कैन बी लेस देन 1। क्या APC लेस देन 1 भी हो सकता है? एक नॉर्मल सिचुएशन में लेस देन 1 ही होता है, एक आदमी अपनी इनकम से कम ही खर्चा करता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, ठीक है। तो APC 1 भी हो सकता है, APC मोर देन 1 भी हो सकता है, APC लेस देन 1 भी हो सकता है। नंबर 4, APC कैन नेवर बी 0।
एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या एपीसी कभी भी जीरो होगा? नहीं होगा बेटा। जीरो होने के लिए कंजम्पशन जीरो होना जरूरी है। कंजम्पशन तो जीरो एक ही बार होगा जब वो, अदरवाइज एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। पॉइंट नंबर 5, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे बेटा इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एपीसी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ी, खर्चा तो वही है ना। खर्चा आप शुरू में पूरी कर लोगे, इनिशियली आपका ज़्यादा हो जाएगा, बाद में तो गिरता ही जाएगा। एपीसी आपका क्या होता है? इनकम के साथ कम, ठीक है जी। एमपीसी के आपको पॉइंट पता चल गए, वो एपीसी के पता चल गए। एमपीसी के पॉइंट्स लिखेंगे। एमपीसी क्या होता है पहले ये बता दो। ये नहीं पूछा मैंने, मतलब क्या था उसका? फुल फॉर्म तो मुझे ही पता है, फुल फॉर्म बता दोगे। एमपीसी की अगर इनकम चेंज हुई तो उससे कंजम्पशन कितना चेंज होगा, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एमपीसी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी हमेशा किसके बीच में चलेगा? 0 से 1 के बीच में चलेगा। सर 0 से 1 के बीच में क्यों चलेगा? देखो अगर इनकम मेरी 100 से बढ़ के कितनी हुई? 200, और खर्चा मेरा पहले भी 20 था, अभी भी 20 ही है। एक्सट्रीम केस है ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एमपीसी कैसे निकलता है? कितना खर्चा चेंज हुआ डिवाइड बाय कितनी इनकम चेंज हुई। बताओ खर्चा कितना चेंज हुआ? पहले 20 था, अब भी 20 है। 0, कोई चेंज नहीं। चेंज इन कंजम्पशन 0, चेंज इन इनकम 100, तो क्या ये 0 आएगा? एमपीसी 0 आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले एमपीसी 0 कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 120 हो गया, 20 से कितना हो गया सीधा? 120। तो अब बताओ चेंज इन कंजम्पशन कितना? 100, और चेंज इन इनकम कितना? 100, तो ये कितना आ गया? 1। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। 100 बढ़ा तो बस 100 ही खर्चा कर दिया सारा का सारा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो एमपीसी हमेशा किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। 1 कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन बराबर होगा चेंज इन इनकम के। और 0 कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन 0 होगा, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। एमपीसी ऑफ पुअर, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। एक गरीब आदमी का एमपीसी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिच। गरीब का एमपीसी क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि गरीब की बेटा इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसका खर्चा बढ़ता है। अमीर आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? उसने तो पहले ही सब कुछ किया हुआ है, उसकी इनकम बढ़ती रहती है, उसका खर्चा इतना नहीं बढ़ता, ठीक है। तो एमपीसी ऑफ पुअर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एमपीसी ऑफ रिच, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम सक्सेसिवली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो आपका एमपीसी गिरेगा। लगातार खर्चा थोड़ी ना बढ़ाते जाओगे, खर्चा तो धीरे धीरे कम ही आगे वो बेसिक पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके मेन पॉइंट्स होते हैं किसके बारे में? एमपीसी के बारे में और एपीसी के बारे में, ठीक हो गया जी। ये हमने पढ़ा अभी तक क्या? कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक छोटा टॉपिक आता है जिसका नाम है सेविंग फंक्शन। डालो जी बड़ा। सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। फिर से एक शब्द आ रहा है फंक्शन। फंक्शन मतलब रिलेशनशिप। फंक्शन मीन्स, तो इस बार किसके बीच में रिलेशनशिप? सेविंग्स और इनकम की। तो सेविंग कितनी होगी आपकी इनकम में से? सही है, सेविंग कितनी होगी आपकी इनकम में से, इसको आप सेविंग फंक्शन बोलते हो। पहले इनकम में से क्या देख रहा था? कंजम्पशन कितनी होगी, उसको कंजम्पशन फंक्शन बोल रहा था। अभी इनकम में से सेविंग कितनी होगी उसको सेविंग फंक्शन बोलूँगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है जी। अभी है समय है बेटा, अभी कभी कहाँ जा रहा। लिखो जी,
सेविंग फंक्शन के बारे में लिख दो जल्दी से। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। ये फंक्शनल रिलेशनशिप है सेविंग्स के और नेशनल इनकम के बीच में। अब इसका टेबल बनाते हैं। कौन सी टेबल चलेगी बेटा? वही वाली, इनकम कंजम्पशन। टेबल याद हो जानी चाहिए बेटा, अभी तक खुद बनाया करो अभी से। चलो मुझे फटाफट से बताओ अब जरा, इधर ध्यान दो। इनकम 600 है, कंजम्पशन 520 है, सेविंग्स कितना है 80। इधर 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 यहाँ पे जीरो सेविंग क्या बोलते हैं? ये क्या होगा? इनकम बराबर कंजम्पशन कह दो या सेविंग जीरो कह दो। हो गया ना प्रूफ यहाँ पे भी? ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तभी ये क्या आ रही है? नेगेटिव सेविंग आ रही है बेटा। ठीक है। जीरो पे भी आप कुछ ना कुछ, वैसे तो हम लोग ऑटोनॉमस जो लेते हैं वो जीरो लेवल पे लेते हैं। मेनली हम लोग जो ऑटोनॉमस लेते हैं वो कौन से लेवल पे लेते हैं? जीरो लेवल पे लेते हैं। तो आप इसको चाहे अभी मेंशन मत करना, आप बस ये नेगेटिव सेविंग लिख लो फिलहाल। ठीक है जी, सही हो गई ये चीज़, परफेक्ट हो गई। अब आपको इसका कर्व बनाना है। इनकम से किसका कर्व बनाना है? सेविंग्स का। अगर हमें सेविंग्स का कर्व बनाना हो, बड़े ध्यान से देखना, इधर इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। चलो सेविंग्स बताओ जरा, जीरो पे कितनी है? जीरो पे कितनी है बेटा? -40। इसका मतलब ये तो नेगेटिव से शुरू होगा, है ना? हमें कहाँ तक जाना है इस सेविंग्स में? 80 तक जाना है ना। तो यहाँ से हम 20, 40, 60, 80, -20 और जीरो पे -40 तो नीचे से शुरू होगा, फिर 100 पे -20, 100 पे -20, फिर 200 पे 0, उसके बाद 300 पे 20, फिर 400 पे तो देखो सेविंग कर्व जो है वो आपका नीचे से शुरू होता है, नेगेटिव से शुरू होता है बेटा, ये याद रखना। ये आपका नीचे से शुरू होगा, सही है। अब ये वाला जो एरिया आया, इसको क्या बोलोगे? इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स के बाद फिर ये जो आया, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। और फिर तो सेविंग्स है ही, फिर तो आपकी सेविंग्स है ही सारी की सारी। ठीक हो गया बेटा? चलें जी आगे। ये कौन सा था हमारे पास? सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1, सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस। सेविंग कर्व कहाँ से शुरू होता है? नेगेटिव एक्सिस से शुरू होता है। नेगेटिव एक्सिस से क्यों शुरू होता है? सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस because of positive consumption even when income is 0. Because of positive consumption even when income is 0. Even जब आपकी इनकम 0 थी तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन था, दैट इज वाई ये नेगेटिव से शुरू हुआ। सेविंग कर्व्स started from
negative axis because there is, मैंने क्या बोला था, because of positive consumption even when income is zero. पॉजिटिव कंजम्पशन है इवन जब इनकम क्या हो, जीरो. ठीक है, जीरो पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है ना, उसी को तो नेगेटिव सेविंग बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नंबर 2, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा होगा बेटा? स्लोप कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, तो इसमें क्या बोल दूंगा मैं? सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप. सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप. बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स. इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है ना. नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आएगा? When savings is equal to 0, it indicates break even point. When savings is equal to 0, it indicates break even point. ये क्या शो करता है हमें? break even point. उसके बाद after the break even point, नेक्स्ट लाइन से लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स इज पॉजिटिव. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स कैसी हो जाती है बेटा? पॉजिटिव. ठीक है. प्रोपेंसिटी टू सेव दो प्रकार का होता है, एक एपीएस और एक एमपीएस. ए का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एम का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मतलब बिल्कुल सेम. वहाँ पे एपीसी था कि इनकम में से कितना खर्चा करता हूँ, यहाँ एपीएस है कि इनकम में से कितना सेव करते हैं हम लोग. ठीक है जी. एपीएस इज एस अपॉन वाई और एमपीएस इज डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. एपीएस के बारे में कुछ बताओगे? इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. चलो, एपीएस के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखो. नंबर 1, सबसे पहले एपीएस कैन नेवर बी 1. APS कैन नेवर बी 1. APS कभी भी 1 नहीं हो सकता. APS अगर 1 करना हो तो 1 कैसे होगा? अगर मेरी इनकम 0 है, सॉरी 100 है, तो सेविंग्स भी 100 हो जाए तो ही 1 होगा. यानी क्या कोई ऐसा इंसान है कि जितना कमाया सारा सेव कर लिया, खर्चा ही नहीं है उसका? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा. जो बहुत कमाता होगा खर्चा तो उसका भी होगा. तो APS कैन नेवर बी 1. APS कभी भी 1 नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, APS कैन नेवर बी मोर देन 1. APS कैन नेवर बी मोर देन 1. इनकम 100 है जी और सेविंग 120 है. चमत्कारी बालक है ये चिंटू. 100 रुपये कमाता है और 120 जोड़ लेता है. 100 अपने भी जोड़ लेता है, 30 रुपये की पड़ोसी की जेब काट लेता है. बताओ, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता. ठीक है. APS कैन नेवर बी मोर देन 1. जब एक नहीं है तो एक से ज़्यादा कैसे होगा? पॉइंट नंबर 3, APS कैन बी 0. क्या APS 0 हो सकता है? अगर सेविंग 0 कर दूं, अगर सेविंग को 0 कर दे तो APS 0 हो जाएगा. ब्रेक इवन पॉइंट पे भाई जितना इनकम है सारा खर्चा तो कर ही सकता है, सेव ही तो नहीं कर सकता. खर्चा करेगा तो सेविंग 0. सेविंग 0 है तो बेसिकली APS क्या आ जाएगा? 0. ठीक है. नंबर 4, APS कैन बी नेगेटिव. APS कैन बी नेगेटिव. क्या APS नेगेटिव हो सकता है? हाँ, अगर आपकी सेविंग नेगेटिव में हो तो APS भी नेगेटिव आ जाएगा और सेविंग तो शुरू ही नेगेटिव से होती है.
ठीक है, एपीएस कैन बी नेगेटिव। पॉइंट नंबर 5, एपीएस कैन बी लेस देन 1, एपीएस कैन बी लेस देन 1, लेस देन 1 भी होती है, इनिशियली तो 0 से भी कम होती है ना, तो लेस देन 1 होगी। लास्ट पॉइंट, एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम, एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो एपीएस बढ़ जाएगा, ठीक है, सेविंग बढ़ेगी ना बेटा, एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अब एमपीएस पे आ जाओ, एमपीएस ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एमपीएस भी किसके बीच में रहेगा, 0 एंड 1 के बीच में रहेगा। एमपीएस हमेशा किसके बीच में रहता है बेटा, 0 और 1 के बीच में। ऐसा क्यों, देखो फिर से वही, अगर इनकम 100 थी पहले और अब 200 हो गई, ठीक है, पहले सपोज उसकी सेविंग 20 थी, पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 20 थी, अभी फ़िलहाल वो सेविंग उतनी ही कर पाया बस, ठीक है, ये इनकम है, ये सेविंग्स है। पहले भी उसकी सेविंग 20 थी, अब भी उसकी सेविंग कितनी है, 20, यानी जितना भी फालतू कमाया वो खर्च हो गया सारा का सारा, ठीक है, यानी एडिशनल सेविंग्स उसकी 0 है, तो एडिशनल इनकम 100, एडिशनल सेविंग 0, तो क्या ये 0 आ जाएगा, ठीक है। जितना भी उसने एक्स्ट्रा कमाया वो खर्च हो गया, नहीं कर पाया सेव, पहले भी 20 जोड़ रहा था, अब भी 20 जोड़ रहा है, लेकिन अब जितना उसने एक्स्ट्रा कमाया सारा जोड़ लिया, सारा का सारा 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए सारे सेविंग में। उसने कहा मैं जब 100 रुपये कमाता तब भी मेरे 20 रुपये बचते थे, अब 200 कमाता हूँ तो 120 बचेंगे, खर्चा मेरा कुछ नहीं है, वो ये 80, खर्चा मेरा कितना है 80, भाई 80 खर्चा था तो 20 सेव करता था ना, अभी भी खर्चा वही है, इनकम बढ़ी है, खर्चा 80 ही है, तो जो भी एक्स्ट्रा कमाएगा सब जोड़ेगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो 20 से 120 सेविंग में कितना फ़र्क आया, 100 का, और इनकम कितनी बढ़ी थी, 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो एमपीएस हमेशा किसके बीच में चलेगा, 0 एंड 1 के बीच में चलेगा, ठीक है जी। इसके बाद इसके बारे में और कुछ नहीं लिखना, लास्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस एंड एमपीसी एमपीएस। हाँ जी, अलग हेडिंग डाल दे बेटा, हाँ उसमें एक ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बढ़िया है ना, ज़्यादा क्या टेंशन लेनी। दोनों में एक ही जैसा रिलेशनशिप है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर किसी का खर्चा 70% है तो उसकी सेविंग कितनी होगी, अगर खर्चा 70% है तो सेविंग्स 30% होगी, अगर खर्चा 50% है तो सेविंग्स 50, खर्चा 25% है तो सेविंग्स 75, खर्चा 75 है तो सेविंग्स। इसका मतलब कुछ भी कंडीशन बन जाए ये हमेशा 1 के बराबर आता है या नहीं आता, कुछ भी सिचुएशन बन जाए ये हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 होगा, खर्चा प्लस सेविंग्स 1 ही तो होगा, ठीक है या नहीं है। लेकिन हम ऐसे समझा तो नहीं सकते ना, हमारा सिस्टम इस तरीके का है कि अगर आपको समझाना आता है तो आपको 0 मिलेंगे, लिखना आना चाहिए, है ना। एजुकेशन सिस्टम में तुम रट के चले जाओ, तुम वहाँ जाके लिखाओ, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। टीचर तुम्हारे से पूछ ले बेटा इसके बारे में क्या पता है, कुछ नहीं पता, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर। एजुकेशन सिस्टम है ना बेटा, भारतीय एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलूँगा मैं, सोचो, भारतीय शिक्षा शैली। चलो ये बताओ, छोड़ो इनकम, आजा इधर आजा। इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, पढ़ के आए। इनकम को या कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन बाय इनकम, इनकम अपॉन इनकम, c अपॉन वाई, s अपॉन वाई। बताओ बेटा जी, इनकम अपॉन इनकम 1, c अपॉन वाई को क्या बोलते हो, और s अपॉन वाई को, लो जी, एपीसी प्लस एपीएस हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। अब आपको अगर ये लिखना आता है तो पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, वो तुम बताने लगोगे तो कुछ नहीं मिलने का,
0। सिमिलरली बेटा जितनी इनकम चेंज होगी उससे आपका या कंजम्पशन चेंज होगा या सेविंग चेंज होगा, ठीक है। अब इस बार पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड इक्वेशन बाय डेल्टा वाई। लो जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एम पी सी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एम पी एस। एम पी सी प्लस एम पी एस हमेशा 1 होता है, ए पी सी प्लस ए पी एस हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ये बात याद रखेंगे बेटा। अब इस चैप्टर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, बस छोटी छोटी सी चीज़ें बची हैं। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आपको करना है वो क्या है जी? बताओ जी, अगर हम बात करें APC की, ठीक है, हमें यहाँ पे लिख दूँ, सबसे ऊपर मैं लिख दूँ 0, तो आपको लिखना है कि APC 0 हो सकता है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ ना, इसके आंसर करने हैं, ठीक है जी। सबसे ऊपर क्या लिख दिया मैंने? 0। इधर लिख रहा हूँ लेस देन 0, लेस देन 0, 1, मोर देन 1, ठीक है। तो अब आपको सब लिखने हैं। क्या APC 0 हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? क्या APC लेस देन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? क्या APC 1 हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? क्या मोर देन 1 हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? आपको सबकी जस्टिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है जी। इसी के साथ आपका कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये टॉपिक ख़त्म। चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, चैप्टर में बस डेरिवेशंस बची हैं, कर्व की डेरिवेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल और न्यूमेरिकल्स। एक क्लास उसमें लगेगी पूरी की पूरी, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फिर आपके जो 2 चैप्टर हैं बचे हुए वो एक ही क्लास में हो जाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 2 क्लासेस और आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट, ठीक है जी। 12 नंबर का यूनिट है, बहुत अच्छे से करो और बढ़िया से पूरा करो, पूरे 12 नंबर लेके आओ, एक एक चीज़ आप कवर करके चल रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।